B.Ed जम्मू यूनिवर्सिटी, थर्ड सेमेस्टर 301 यूनिट पहले का पहला टॉपिक करेंगे हम। टॉपिक पहला है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक क्या होती है? एक सिस्टमेटिकली कंपाइल्ड बुक होती है, एक प्राइमरी इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स होती है। ठीक है कि सबसे पहले हम यही पकड़ते हैं अगर हमें कुछ पढ़ाना है तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक कोर्स पे होता है और स्पेसिफिक ग्रेड पे होता है। यानी कि अगर फोर्थ के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है तो फोर्थ के अकॉर्डिंग ही कंटेंट होगा, और एट्थ के अकॉर्डिंग पढ़ाना है तो एट्थ के अकॉर्डिंग होगा। इसके अंदर होता क्या क्या है? कंटेंट होता है ऑब्वियसली, एग्जाम्पल्स होती हैं, एक्सरसाइज होते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं यानी कि डायग्राम्स, फिगर्स होती हैं। और ये जो करिकुलम होता है ना उससे बिल्कुल अलाइन करता है, यानी कि जो भी हमें प्रिस्क्राइब करिकुलम है उससे बिल्कुल मिलता है। हमें जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये टेक्स्ट बुक मिलती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो टेक्स्ट बुक है एक सिलेबस का पूरा फ्रेमवर्क हमें दे देती है। एज अ टीचर हमें तो सिलेबस अगर कहीं से देखना है तो हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक ही पकड़ते हैं ऑब्वियसली। एक यूनिफॉर्मिटी होती है इस टेक्स्ट बुक में, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है कम अच्छा है, सबके हिसाब से ये बनी होती है। यूनिफॉर्मिटी है अक्रॉस द क्लासरूम, स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिक्वेंशियल लर्निंग होती है, यानी कि सिंपल से कम्प्लेक्स कंसेप्ट्स के ओर जाती है हमेशा, और टीचर को लेसन प्लानिंग में और अपने ट्रैक पे रहने पे हेल्प करती है। अब है कि हमें टेक्स्ट बुक चाहिए क्यों? सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, अच्छी टेक्स्ट बुक हमें क्यों चाहिए? हमें पता ही है ऑब्वियसली कि मैथमेटिक्स में कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और इन सब को समझने के लिए ये इस किसकी मांग करते हैं? क्लैरिटी की, ग्रेजुअल एक्सप्लेनेशन की। उसके लिए अच्छी बुक होनी चाहिए, मैथ्स की खासकर एक अच्छी बुक होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को पूरा डीप कंसेप्ट पता चले। ठीक है, स्टूडेंट सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम से नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर उसे एक बुक में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दी होंगी तभी जाके वो अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल पे वो प्रॉब्लम निकाल सकेगा। ओके, अब विजुअल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, खासकर इंपॉर्टेंस होती है इनकी, क्योंकि डायग्राम्स, ग्राफ्स और इलस्ट्रेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कंसेप्ट को पकड़ने में, जल्दी से जल्दी पकड़ने में, समझने में टीचर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती समझाने में। वो बस कह सकता है कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ग्राफ में देख सकते हैं, और बच्चा समझ आता है। ठीक है, बच्चे को ज़्यादा टीचर के नोट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। ठीक है, ये भी इंश्योर करता है। अब टेक्स्ट बुक ज़रूरी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक प्राइमरी रिसोर्स है। तो प्राइमरी ही क्यों? क्योंकि इसमें वर्कड आउट एग्जाम्पल्स होती हैं। वर्कड आउट एग्जाम्पल्स यानी कि ऐसी एग्जाम्पल्स जिन पे काम हो चुका है और पक्की तरह से यही स्टेप्स लगेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, इसलिए यही वाली एग्जाम्पल्स इस बुक में दी गई होती हैं और पर्टिकुलर दी गई होती हैं। ये डेमोस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है उनको बिल्कुल अच्छे से डेमोस्ट्रेट करके ये बुक बता देती है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मैथमेटिकली, तो आपको स्टेप्स खुद से नहीं सोचने हैं, वो स्टेप्स पहले से ही बता देती है एक अच्छी टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी बात है। इसमें फार्मूलाज की समरीज होती हैं, यानी कि क्विक रिवीजन। आपको पूरा का पूरा फार्मूला बार बार डिराइव करके ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस वाले पे कौन सा फार्मूला लगाना है। जस्ट फार्मूला समरीज किया, यहाँ पे ये फार्मूला लगता है और फार्मूला क्या है सिंपल वहाँ पे दिया होता है। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बुक वही हो सकती है जिसपे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रियल लाइफ बेस्ड हो। अब अच्छी मैथमेटिक बुक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? एक तो वो करिकुलम अलाइंड होनी चाहिए, अगर वो JNK बोर्ड के अकॉर्डिंग है या CBSE के अकॉर्डिंग है, एकदम करिकुलम अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को सिंपल लगनी चाहिए, क्लियर लगनी चाहिए और प्रिसाइज लगनी चाहिए एकदम से। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि चैप्टर पहले ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को पहले से ही आते हैं, थोड़ी बहुत हिंट उन्हें पहले से ही पता है, और उसके बाद एंड तक जाते जाते चैप्टर ऐसे हों जो इस क्लास में, इस स्टैंडर्ड में, इस ग्रेड में वो बच्चा नहीं सीख रहा है। एडिक्वेट विजुअल्स यानी कि डायग्राम, चार्ट, टेबल, ये सारे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी टेक्स्ट बुक में। बैलेंस होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिस में। ठीक है, यानी कि सिर्फ पढ़ाया 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 ना जाए, उसमें एग्जाम्पल्स भी होनी चाहिए, एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को खुद भी सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस दी गई होनी चाहिए। अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से आपको पता ही है बहुत सारी बुक्स अभी तक चेंज नहीं हुई हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक ड्रॉबैक है भी है, हमने देखा है, हम आपने स्कूल विज़िट्स करी होंगी, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छी
टेक्स्ट बुक में जो रिसेंट चेंजेस हैं सिलेबस में और मैथडोलॉजीज में वो होने चाहिए। ठीक है, क्वालिटीज़ खूबियाँ क्या होती हैं, तो एक तो वो एरर फ्री होना चाहिए उसका कंटेंट। ठीक है, उसके डेफिनेशन फार्मूला सॉल्यूशन जितने भी हैं उनमें एरर ना के बराबर होना चाहिए, ना के बराबर क्या ना ही होना चाहिए। ग्रेडेड एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, यानी कि सिंपल टू चैलेंजेस एक्सरसाइजेज होने चाहिए। स्टेप टू स्टेप सोल्यूशन होने चाहिए। अगर कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो उसके हर एक स्टेप दिया होना चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, लास्ट में क्या होना चाहिए, बुक के एंड में क्या होना चाहिए, तो चैप्टर समरीज होनी चाहिए, ग्लोसरी टर्म्स होने चाहिए, सो दैट कि बच्चा वो मैथमेटिकल वोकेबलरी समझे, उनको डिफ़ाइन करके रखे, और आंसर की होनी चाहिए ताकि बच्चा खुद ही सॉल्व करे और सेल्फ असेस कर सके कि भाई, तो आपने देखा ही होगा कि आंसर की दी होती है बुक्स के लास्ट में। अब अच्छी बुक होने के लिए उसे ड्यूरेबल भी होना चाहिए और अपीलिंग भी होना चाहिए। ड्यूरेबल यानी कि उसकी पेपर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और अपीलिंग यानी कि क्लियर प्रिंट होना चाहिए और अट्रैक्टिव कवर होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए भाई। ओके, टेक्स्ट बुक इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं टीचर हैंडबुक्स। टीचर हैंडबुक्स क्या होती हैं? टीचर हैंडबुक एक सप्लीमेंट्री गाइड होता है जो एजुकेटर्स के लिए ही डिज़ाइन होता है। इसके अंदर क्या होता है? टीचिंग स्ट्रेटजीज, पेडागोजिकल इंसाइट्स की कैसे पढ़ाना है, एक्टिविटीज़ का आइडिया देना है कि किस तरह से एक्टिविटी करनी है। एक आइडिया होता है, हालांकि टीचर अपने अकॉर्डिंग ही करवाता है, क्लास के अकॉर्डिंग ही करवाता है, लेकिन एक आइडिया उसमें दिया गया होता है कि कैसे पढ़ाना है इस चैप्टर को। असेसमेंट टूल्स बता दिए गए होते हैं। हो सकता है टीचर ने खुद ही उसमें ऐड किए हों कि मैं कौन से वाले असेसमेंट टूल्स यूज़ करूँगा बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए, और इफ़ेक्टिवली डिलीवर करना जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपने बनाई होगी लेसन प्लानिंग वाली बुक्स, नोटबुक्स आपने बनाई होंगी। तो लेसन प्लानिंग वाली बुक, नोटबुक्स के स्टार्टिंग में आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे कि इस लेसन को पढ़ने के बाद बच्चा क्या क्या सीख लेगा वगैरह वगैरह। तो वो सभी की सभी चीज़ें हैंडबुक में लिखी होती हैं। ठीक है, एज अ जनरल वे। ये कौन बनाता है? तो क्या टीचर खुद बनाता है? तो ऐसा नहीं है कि टीचर खुद बनाता है, एनसीईआरटी से बना सकती है या फिर एनटीपीसी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि वही जो देंगे बना के हैंडबुक पब्लिश करेंगे वही एक टीचर को फॉलो करनी है। नहीं, टीचर इसको एडिट भी कर सकता है। ठीक है, तो एडिटेबल है ये। इसके इस्तेमाल क्या है? तो अल्टरनेटिव टीचिंग अप्रोच लिखी होती हैं ऑलरेडी। अगर कोई टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो उस हैंडबुक में पहले से ही टीचर ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या फिर किसी एक एक्सपीरियंस्ड बंदे ने उसके बीच में एनसीईआरटी द्वारा लिखवाया होगा कि भाई अगर ये वाला टॉपिक है तो इसको किस किस अप्रोच से पढ़ाया जा सकता है। जस्ट टेक्स्ट बुक से नहीं हो सकता है, बच्चों को ग्राउंड में ले जाके समझाना पड़े किसी एक टॉपिक को। मैथ्स में ज़रूरत पड़ती है अलग अलग टीचिंग एड्स की, तो वो हो सकता है। तो वही टीचिंग एड सुजेस्ट करता है, एक्टिविटीज़ सुजेस्ट करता है कि लैब या डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, ये एक जनरल हैंडबुक की बात हो रही है, ना कि सिर्फ मैथ्स की हैंडबुक की। तो लैब्स भी इंक्लूड है, हालांकि मैथमेटिकल लैब भी हो सकती है। ओके, हमें स्टूडेंट के कॉमन मिसकंसेप्शंस पहले से ही पता होते हैं। ठीक है, हमें कभी कभी नहीं पता होता कि बच्चे को इस चीज़ का मतलब शुरू से सही से पता भी है कि नहीं। हो सकता है बच्चा तो कह रहा हो कि मेरे को कंसेप्ट अच्छे से आता है, लेकिन उसको कंसेप्ट आता ना हो, या उसका कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही अपोजिट हो। तो वो पहले से ही उस हैंडबुक में दी गई होती है कि ये वाले कॉन्सेप्ट हैं जिनमें मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, कॉमन स्टूडेंट मिसकंसेप्शंस हैं, और उनकी रेमेडीज़ भी उसमें दी गई होती है। लेसन प्लान होते हैं जो कि मैंने अभी बताया। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, पूरे साल में कौन सा चैप्टर कब पढ़ाना है, कितने दिनों में पढ़ाना है, सारा का सारा उसमें लिखा होगा। तो टीचर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा का पूरा सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। ठीक है, और एडिशनल रिसोर्सेज जैसे कि वेबसाइट, रेफरेंस बुक्स, प्रोजेक्ट आइडियाज़, ये सभी के आइडियाज़ एज ए आइडिया उसमें लिखा होता है। आप यूज़ करते हैं कि नहीं वो आपकी मर्जी है, क्लास पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है। तो एक टिपिकल हैंडबुक में होता क्या क्या है? चैप्टर वाइज टीचिंग नोट्स पहले से ही दिए होते हैं कि इस चैप्टर में कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह।
ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही, ठीक है, ये बच्चे को नहीं पता होते, इसलिए ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होते, इसके लिए सेपरेट हैंड बुक आती है। अगर बच्चे को पहले से ही पता होगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हम बच्चे पहले से ही याद रखेगा कि हाँ चैप्टर के लास्ट में सर किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हुए कि नहीं। तो वो तो वही गाइडेड चीज़ें पहले से ही, जैसे गाइड पकड़ा दो बच्चे को तो बच्चे को पता होता है कि हाँ क्या जवाब देना है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, तो वो सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए अलग से हैंड बुक आती है जो बच्चों को जिसका एक्सेस नहीं होता, ठीक है। अल्टरनेटिव क्लासरूम एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो सिर्फ एक ही एक्टिविटीज़ से एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके, वो सारी की सारी तरीके से आइडियाज़ उसमें दिए होते हैं। असेसमेंट टूल्स उसमें दिए होते हैं पहले से कि आज वाले चैप्टर को किस तरह से असेस करना है। क्विज से हो सकता है भाई, नहीं ये वाला चैप्टर प्रोजेक्ट से हो सकता है, नहीं ये वाला तो ओरल क्वेश्चन से हो सकता है। तो इस तरह से सॉल्यूशंस दिए होते हैं टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स के, और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सॉल्यूशंस तो टेक्स्ट बुक में एज अ एग्जांपल पहले से ही दिए होंगे, वो तरीके पहले से ही दिए होंगे, लेकिन उसके अल्टरनेट मेथड्स यानी कि हो सकता है कि क्लास के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो वाले मेथड्स दिए हों जो टीचर ने शायद खुद ही डिज़ाइन किए हों, या जिसने भी हैंडबुक डिज़ाइन की है वो थोड़ा सा आगे हो एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। हैंडबुक जो है टीचर हैंडबुक, वो ऑर्गेनाइज कैसे होती है, ठीक है। उसके बीच में सबसे पहले और उसके बाद स्टेप्स जो लिए जाते हैं हैंडबुक को बनाने में, जस्ट वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक जो होती है उसका और अप्रोचेस का, कि किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, उसका ओवरव्यू लिया जाता है, ठीक है। यानी कि एक जर्नल तरीके से जो बच्चे को भी पता है ऑलरेडी से, टेक्स्ट बुक और अप्रोचेस वो पढ़ाई जाते हैं, उसका ओवरव्यू किया जाता है। उसके बाद उस पे बनते हैं यूनिट लेसन प्लान, यानी कि हर एक चैप्टर की स्ट्रैटेजी बनेगी कि इसको कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि चैप्टर 2 जो है वो दूसरे नंबर ही पढ़ाना है, हो सकता है कि चैप्टर 3 का यूज़ हो रहा हो 2 में, तो उस हिसाब से यूनिट प्लान और लेसन प्लान बना लेने। एक्टिविटी बैंक की कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, मल्टीपल एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क टास्क कराना है, हैंड आउट टास्क कराना है, सभी उसमें लिख देते हैं। असेसमेंट एंड एक्स, ठीक है, यानी कि किस तरह से असेस करना है, टेस्ट लेना है, सिंपल टेस्ट पेपर पे टेस्ट लेना है कि रूब्रिक टेस्ट लेना है, ठीक है। रूब्रिक यानी कि बच्चे को एकदम से साथ साथ लिखते जाओ कि हाँ बच्चा ये ऐसा प्रोग्रेस कर रहा है, अब ये सीख गया, अब ये सीख गया, उस तरह से करना है, कैसा भी उसमें लिखा हो सकता है। उसके बाद रिसोर्सेज की लिस्ट होगी, ठीक है, रेफरेंसेस दिए होंगे, किताबों के नाम दिए होंगे कि इस किताब को विज़िट करो, इस किताब को देखो कि भाई यहाँ से आपको अच्छे सोल्यूशन मिल सकते हैं, एग्जांपल मिल सकते हैं, डिजिटल लिंक्स होंगे हमारे पास लिखे हुए। और उसके बाद दिए जाएंगे मटेरियल्स जो जो चाहिए, ओके। रेमेडीज़ हमें दी जाती है, रेमेडीज़ किस चीज़ की, तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं या फिर जो एडवांस लर्नर्स होते हैं उनके लिए पहले से ही, कुछ स्लो लर्नर होते हैं जिनको जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वही नहीं समझ आ रहा, तो उसको अलग तरीके से कैसे समझाना है वो रेमेडी दी होगी। कुछ एडवांस लर्नर होते हैं जो वो वाला कंसेप्ट तो समझ आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि एक और सवाल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उनके दिमाग में आ जाता है, तो उसको कैसे टैकल करना है और इस तरह से टैकल करना है कि सिर्फ उसको नहीं पूरी क्लास को समझ आए, वो रेमेडीज़ उसमें दी गई होती हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं हैंड बुक्स के, तो ये नए टीचर्स को हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही स्ट्रक्चर गाइडेंस दी गई है इन हैंड बुक्स में। तो जो नया टीचर आ रहा है, कल मैथ कोई और पढ़ा रहा था, आज मैथ कोई और पढ़ा रहा है, तो बस अपनी वो हैंड बुक पास कर देगा कि बेटा ऐसे पढ़ाना, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है, यानी कि टीचर ऐसा नहीं कि उसको लेसन प्लान बनाने पड़ जाए बार बार और रुक रुक के पढ़ा रहा हो, क्लास आज ली है कल नहीं थी, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। और प्रिपरेशन टाइम बचाता है, अब बार बार लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे तो टाइम भी बर्बाद होगा, तो जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनका जो प्रिपरेशन टाइम है वो बचाता है। और प्रिपरेशन टाइम एज इन कि हर एक क्लास पढ़ाने से पहले जो आप प्रिपेयर करते हो, पढ़ा आज कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो ना, तो वो भी थोड़ा सा ईजी कर देता है, तो वो टाइम बचा देता है हैंड बुक्स, और इनोवेटिव टीचिंग को इनक्रेज करता है, ठीक है। तो टीचिंग मटेरियल में एक नया और छोटा टॉपिक, असाइनमेंट बुक्स। असाइनमेंट बुक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पहले से ही स्ट्रक्चर्ड टास्क दे दिए जाते हैं, वर्कशीट बनी बनाई पहले से ही आपको मिल जाती हैं, और प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं ताकि स्टूडेंट्स क्या करें, जो भी उन्होंने क्लास में सीखा है आज उसको रेनफोर्स करें, यानी कि एक तरह से बच्चों को क्या होमवर्क देना है इस चैप्टर के बाद वो पहले से ही इस असाइनमेंट बुक में लिखा होता है, ठीक है। असाइनमेंट बुक से बच्चों की जो प्रैक्टिस करने की हैबिट है वो बनती है, डेवलप होती है, और जो
अंडरस्टैंडिंग है उसको हम ईज़िली असेस कर सकते हैं, ठीक है, कि उस बच्चे ने असाइनमेंट होमवर्क कैसे किया, ठीक है। होमवर्क वो जस्ट रिटन होमवर्क नहीं, अलग अलग तरह का होमवर्क उसमें दिया होता है कि आपने अपने पेरेंट्स से ये पूछ के आना है, फॉर दैट दिस आपने अपने घर की इस दीवार का ये वाला एंगल मेजर करके आना है। तो उस तरह की असाइनमेंट्स उसमें लिखी होंगी ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चे को आज का चैप्टर कितना समझ आया। इसको आप एज अ होमवर्क भी दे सकते हो, और हो सकता है कि आज का जब क्लास ख़त्म हुई है तो उसके बाद आपने एक असाइनमेंट बच्चों को दे दी है, ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया है उनको, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि कैसी हुई है यार। किस किस तरह की असाइनमेंट्स हो सकती हैं इन असाइनमेंट बुक्स में? तो प्रैक्टिस के लिए हो सकती हैं, ताकि आप एक्सरसाइजेस को ड्रिल कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सको बार बार। रिवीजन के लिए बोला जा सकता है कि भाई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उससे पहले, परसों एग्ज़ाम है तो कल पढ़ के आना, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है उसमें लिखा हो कि कोई प्रोजेक्ट वर्क आपने बनाना है, लिखना है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, कोई सर्वे मॉडल, ऐसा कुछ। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी हो सकती हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल के लाओ। हो सकता है घर पे कोई ऐसी कोई घर की प्रॉब्लम दी हो, बिल्कुल डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपने बना के लाना है। कोई क्रिएटिव चीज़ें आपको एज अ असाइनमेंट मिल सकती है, जैसे चार्ट्स बना के लाओ, प्रेजेंटेशंस बना के लाओ, ठीक है। हो सकता है कि ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी दी गई हो कि आपने मिल के ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है असाइनमेंट्स की? असाइनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? हमारी लर्निंग को रीइंफोर्स करता है। बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से लर्निंग अच्छी ही होती है, सेल्फ डिसिप्लिन बनता है इससे, और स्टडी, पढ़ाई करने की हैबिट बनी रहती है बच्चे के अंदर। टीचर को फीडबैक मिलता रहता है कि बच्चे को कितनी समझ लगी है। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए असाइनमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, कि अगर आप असाइनमेंट्स करते रहोगे तो हो सकता है वही होमवर्क वाली नोटबुक ही आपको लास्ट में काम आ जाए, या फिर असाइनमेंट ही यही दी हो कि भाई रिवाइज करके आना, परसों एग्ज़ाम है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये असाइनमेंट जो है, इससे पता चल जाता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में क्या कमी आ रही है, और उसके बाद जो रेमेडियल एक्शन है वो अकॉर्डिंगली लिए जा सकें। एक अच्छी असाइनमेंट हम किसे कहेंगे? अच्छी असाइनमेंट वो होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं पहले से ही सही से बता दी जाए कि हमें एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। अगर कोई भी कमी हुई तो बच्चे को समझ नहीं लगेगा कि हमें क्या करना है, तो फिर अगर आप उस बच्चे की बात में मिस्टेक्स निकालोगे तो वो गलती उसकी नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने उसको अच्छे से इंस्ट्रक्ट ही नहीं किया कि इस असाइनमेंट में करना क्या था। अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए, यानी कि कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं दे देना है कि भाई बच्चा लगा ही रहे बाकी सब छोड़ छाड़ के, और कुछ ज़्यादा छोटा भी नहीं दे देना है कि भाई एकदम से ही ख़त्म करके आ जाओ और बाकी टाइम उसका वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए। डिफ़िकल्टी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि जैसे जैसे बच्चा टॉपिक में, लेसन में आगे बढ़ता जा रहा है उसको डिफ़िकल्टी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, सो दैट बच्चा समझे कि भाई अब डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, तो इसी तरह से मुझे प्रॉब्लम्स आगे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली ही फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उस तरह की असाइनमेंट्स होनी चाहिए। टॉपिक जो है उसी के रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो आपने इन दिनों पढ़ाया है लेसन उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। असाइनमेंट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से असाइन करो उनको, पजल सॉल्व करवाओ, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसी असाइनमेंट में दी होनी चाहिए, सो दैट बच्चा इंटरेस्ट ले। अच्छा, टीचिंग में असाइनमेंट का क्या रोल है, ठीक है। असाइनमेंट जो है वो टीचिंग और असेसमेंट का एक ब्रिज है, ठीक है। अगर आपने कुछ पढ़ाया है और उसके बाद उसको देखना है कि बच्चा कैसा सीखा, क्या सीखा, तो असाइनमेंट देनी पड़ेगी उसको। तो वो एक ब्रिज है टीचिंग और असेसमेंट के बीच। ये बच्चे की स्टडी हैबिट्स को बनाए रखता है, यानी कि आपको भी हेल्प मिल जाएगी ना। अगर बच्चा बार बार घर पे पढ़ ही रहा है तो आपको वापस वापस से बच्चे को ये याद दिलवाना नहीं पड़ेगा कि उस दिन हमने ये पढ़ा था, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है अच्छे से तो उसको ऑब्वियसली याद है वो चीज़ें। तो ज़्यादा हिंट्स नहीं देनी पड़ेंगी, कुछ दो चार में ही काम हो जाएगा। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि अलग अलग जो बच्चा है, अलग अलग उसकी हैबिट्स हैं, अलग अलग उसका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। टीचर को फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है असाइनमेंट का टीचिंग में कि टीचर को फीडबैक मिल जाता है, और ये हेल्प करता है कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन में। इंग्लिश में आपने CCE पढ़ा होगा, कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, तो उसमें भी हेल्प करता है। आपको पता ही है कि CCE क्या होता है। ओके, नेक्स्ट टीचिंग रिसोर्स है मैथमेटिक्स मैगज़ीन। मैथमेटिक्स मैगज़ीन क्या होती है? तो जिस बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट होता है
पढ़ाई में, पढ़ने में, तो उन बच्चों के लिए खास कर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, खास कर उन्हीं बच्चों के लिए ज़रूर है, लेकिन वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिनको क्यूरियोसिटी है कि मैथ्स कैसे काम करता है, बस वो सीख नहीं पा रहे, तो मैथमेटिक मैगज़ीन उनके लिए भी है। ये पीरियोडिक पब्लिकेशन होती हैं, इनके अंदर इंटरेस्टिंग, रिक्रिएशनल और एनरिचिंग कंटेंट होता है मैथमेटिक के रिलेटेड, और ये इनका मेन पर्पस ही यही है कि बच्चे के अंदर मैथ्स का इंटरेस्ट, मैथ का कीड़ा जगाना है, उसकी जो लर्निंग है बियॉन्ड द सिलेबस वो होनी चाहिए। सिंपल, आपने मैगज़ीन्स देखी हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा स्कूल मैगज़ीन्स, तो वो मैगज़ीन्स क्यों होती हैं? ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जगाया जाए। स्कूल मैगज़ीन्स तो हालांकि बच्चों को इनक्रेज करती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मैथमेटिक मैगज़ीन्स ऑलरेडी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि आपको जस्ट उनको पढ़ना है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं मैथमेटिकल मैगज़ीन्स के? तो ये पीरियोडिकली पब्लिश्ड होती हैं, ठीक है, मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, हो सकता है ईयरली हो सकती हैं। इसमें टेक्स्ट बुक वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा प्योरली फ़न पे फोकस होगी, एक्सप्लोरेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, रियल लाइफ की। हाँ, एक बंदे की कहानी दी होगी कि उसने ऐसा किया, उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी तो उसने वहाँ पे ये वाला मैथ लगाया और उससे उसको सोल्यूशन मिल गया, तो बच्चा थोड़ा क्यूरियस होता है कि वाह, एक अच्छी मैथ पे बेस्ड स्टोरी मिल गई मेरे को। तो उस तरह से मैगज़ीन के बीच में अलग अलग ऐसी चीज़ें होंगी जो अपीलिंग होंगी, ठीक है, विजुअली अपीलिंग। अब विजुअली अपीलिंग है तो उनमें अच्छे कलर्स होने चाहिए, कार्टून्स होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम अच्छे से बिल्कुल, ओके। इंटरेक्टिव सेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्टिव सेक्शन यानी कि ऐसा सेक्शन जो सिर्फ बच्चे पढ़े ना, उनके साथ इंटरेक्ट भी करें, वो काम भी करें, तो वहाँ पे पज़ल सॉल्व करने के लिए दी गई होनी चाहिए, क्विज़ेस दी गई होनी चाहिए, और रीडर का रिस्पॉन्स यानी कि कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, कुछ ब्लैंक्स हो सकती हैं जो बच्चे को फिल करनी है अकॉर्डिंग उसका, उसने जो सीखा अभी तक, चाहे क्लास में सीखा, स्कूल में सीखा है, चाहे उसी मैगज़ीन ने उसे कुछ सिखाया। स्टूडेंट इंक्लूसिव, ओके, यानी कि एक फीचर ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन भी उसमें आए। यानी कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने कोई स्कूल में एक अच्छी अचीवमेंट दी हो, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने एक नया फार्मूला दे दिया है, ठीक है, और मैथ्स वाले टीचर को बड़ा पसंद आया, तो वो स्कूल की मैगज़ीन में वो मैथमेटिकल वाले आर्टिकल में वो डाल देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी फीचर कर सकती है ये मैगज़ीन, मैथमेटिक मैगज़ीन। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं मैथमेटिक मैगज़ीन्स की? तो स्कूल लेवल पे हो सकती हैं वो मैगज़ीन्स, ठीक है, जो स्कूल ने प्रोड्यूस करी हों पीरियोडिकली। कमर्शियली हो सकती हैं, इनकी बाज़ार से मिल सकती हैं, हो सकता है ऑनलाइन या डिजिटल मैगज़ीन हो सकती हैं, जैसे ब्लॉग्स जो कि आपने पहले पेपर के लिए इंग्लिश में पढ़ाई था। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ जो कि कंबाइन हो साइंस या आर्ट्स या अलग सब्जेक्ट से, तो ऐसी मैगज़ीन्स जिनमें मैथ्स को इस्तेमाल किया जा रहा है साइंस में, मतलब साइंस वाली, आर्ट्स वाली, वो सारी की सारी मिला के एक मैगज़ीन है जिसमें मैथ्स भी है, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे को सभी सब्जेक्ट पसंद हैं तो वो वाली मैगज़ीन, उस तरह की मैगज़ीन को ज़्यादा पसंद करेगा। अच्छा, एक अच्छी मैथमेटिक मैगज़ीन में कौन कौन सी सेक्शंस होंगी, होने की गुंजाइश है? तो एक पज़ल कॉर्नर तो होगा ही जिसमें रिडल्स वगैरह दिए हों। मैथमेटिशियंस की बायोग्राफी हो सकता है आर्यभट्टा पे कोई बायोग्राफी या बायोग्राफी का कोई पार्ट हो, रामानुजन की बायोग्राफी दी गई हो, तो क्यूरियस बच्चे अक्सर ये सब चीज़ें पढ़ते देखते हैं, मैथ लवर्स जो होते हैं। अच्छा, डेली लाइफ में मैथ कैसे यूज़ होता है, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, कुकिंग, इन चीज़ों पे कोई एप्लीकेशन या कोई एग्जांपल दी गई हो सकती है जो क्यूरियोसिटी बिल्डिंग हो, स्टिमुलेटिंग हो। करियर टॉक होने चाहिए, यानी कि उसमें एक पार्ट ऐसा भी होगा जहाँ पे कुछ क्यूरियस बच्चे होते हैं ना कि भाई ये मैथ्स और इंजीनियरिंग का क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे एक अच्छे क्लैरिटी बेस्ड अच्छी एग्जांपल के साथ समझाया होगा कि इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस में और एक्स्ट्रा ऐसे सब्जेक्ट्स में मैथ्स कैसे यूज़ होता है। एक स्टूडेंट कॉलम होगा जहाँ पे बच्चों की कोई मैथमेटिकल अचीवमेंट्स हैं, बच्चों ने मैथ्स के ऊपर कोई आर्टिकल लिखे हैं, कोई नई चीज़ जो भी मैथ्स में लिखी है, कोई भी अच्छा जो टीचर को पसंद आया कि हाँ ये बाकी बच्चों को भी पता होना चाहिए। न्यूज़ और इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ओलंपिक्स या वर्कशॉप कॉम्पिटिशन जो हुए हैं इन दिनों, तो उनके अकॉर्डिंग DIY एक्टिविटीज़ की बच्चों ने खुद क्या किया, ठीक है ना, डू इट योर सेल्फ, तो हैंड ऑन मॉडल्स कैसे बनाएं, ओरिगेमी, ठीक है ना, ओरिगेमी पता है ना, वो पेज से डिज़ाइन बनाना, ठीक है।
ज्योमेट्रिक आर्ट्स तो उन सभी चीज़ों DIY एक्टिविटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो ये सब टिपिकल सेक्शंस हैं जो एक मैथ मैगज़ीन में होती हैं, होने की गुंजाइश है। अब कुछ एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं मैथमेटिकल मैगज़ीन के। सबसे पहले तो मैथ को इंजॉयबल बना देता है भाई, इंटरेस्टिंग बना देता है बच्चों के लिए, क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है ना एक तरह से। बच्चों को अगर मैथ्स पसंद आ रहा है तो अब और भी पसंद आएगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी पसंद आएगा। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। बच्चों ने कोई मैगज़ीन में ऐसी चीज़ देख ली कि हाँ इस तरह से कोई चीज़ बना दी, वैसे जो ऑरिगेमी ज्योमेट्रिक चीज़ें वो वाली चीज़ें आप वो घर पे भी ट्राई करेगा ना, DIY एक्टिविटीज़। अच्छा, क्लासरूम को रियल वर्ल्ड से जोड़ देता है, यानी कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल दी गई होंगी, रियल लाइफ स्टोरीज़ दी गई होंगी, तो बच्चा उसको एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ता, वो एक स्टोरी की तरह पढ़ता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जिसमें वो समझ रहा है बट कनेक्टिंग टू मैथ्स। ओके, मोटिवेशन मिलती है बच्चों को सेल्फ लर्निंग की, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जो टीचर ने बोला है वही पढ़ाना है। अगर मैथमेटिक्स मैगज़ीन बच्चा बार बार पढ़ता रहता है तो उसे याद आता है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने उस चैप्टर में भी पढ़ी थी, तो वो वाला चैप्टर हो सकता है उस दिन वो खुद ही खोल दे, चाहे टीचर ने बोला हो या ना बोला हो। तो इस तरह से सेल्फ लर्निंग शुरू हो जाती है। और एक्सप्लोरेशन, यानी कि ज़रूरी नहीं कि अपनी टेक्स्ट बुक, हो सकता है उसे याद आएगी हाँ ये तो भैया भी पढ़ रहे थे ना एक दिन, तो भैया की बुक खोल, ठीक है। ओके, तो लेसन फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट जो है वो ख़त्म होता है। इसका एक रीकैप फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि अगर एग्ज़ाम है तो उससे पहले चीज़ें आपको जल्दी से याद आ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो भाई इस वाले स्कैनर पे इसको स्कैन करके भाई इस पे मैसेज कर दीजिए मेरे को, या फिर कमेंट में ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा पढ़ाना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट में लिख दीजिए। और अगला लेसन भी आपको कुछ टाइम में इस चैनल पे ही मिल जाएगा, और हो सकता है अभी तक अपलोड हो चुका हो तो चेक कर लीजिए। थैंक यू।